हमारी मूवी की स्टार्टिंग में लीशन को देखते हैं और लीशन यहाँ पर जी को देखता है जो किसी लड़की के साथ वहाँ से जा रहा था। इतने में ही उसे घर के अंदर से किसी की खांसने की आवाज़ आती है तो अंदर चला जाता है जहाँ पर वो सूजी को पाता है। इसके बाद में सूजी उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती कि मुझे माफ़ कर देना, अगर मुझे पता होता कि मैं ऐसी लाइफ जीने वाली हूँ तो कभी मैं जी को चूज़ नहीं करती और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती। लीशन भी साथ साथ उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि अगर मुझे पता होता तुम ऐसी लाइफ जी रही हो तो मैं कब का तुम्हें बचाने के लिए आ जाता, मैं तुम्हें इतना सफ़र कभी भी नहीं करने देता। सूजी उसे यहाँ पर कहने लगती है कि अगर मेरी नेक्स्ट लाइफ में वापस एज ए ह्यूमन रीबर्थ लूँगी तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी 7 जन्म तक। और यहाँ पर लीशन कुछ बोले इसके पहले सूजी को खून की उल्टियाँ होने लगती है एंड यहाँ पर वो बेहोश हो जाती है, साथ साथ वो मर भी चुकी थी। लीशन यहाँ पर रोने लगता है। फिर बाद में हम यहाँ पर सूजी को एक क्लासरूम में देखते हैं जहाँ पर सूजी की नींद खुलती है और वो आसपास से अपने क्लासरूम को देखने लगती है और तब वो अपने कॉलेज में होती है तो वो समझ जाती है कि वो 10 साल पहले वापस से रीबॉर्न हो चुकी है और तब भगवान ने उसे एक और मौका दिया है अपना रिवेंज पूरा करने का। इतने में वहाँ पर जी आ जाता है जो सूजी से कहता है कि जाओ और जाकर शीन के लिए मेडिसिन लेकर आओ क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा है। सूजी यहाँ पर उसे कोरते रहती है और मन में बोलने लगती है कि मुझे एक और बार ये लाइफ जीने का मौका मिला है तो मैं पहले जैसे नहीं जीऊँगी और तुमने मेरी लास्ट लाइफ में मेरा मर्डर किया था, देखना मैं तुम्हें जिंदा ही मर्डर कर डालूंगी। फिर यहाँ पर जी उसे कहता है कि देखी क्या जा रही हो, जाओ और जाकर मेडिसिन लाओ। शीन आकर उसे बोलने लगती है कि जाने दो, मैं नहीं चाहती कि बार बार सूजी यहाँ पर भाग दौड़ करे, बेचारे के पैर दुख रहे होंगे। लेकिन सूजी यहाँ पर खुशी खुशी बोलने लगती कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ। जी भी उसे कहने लगता कि हाँ करने दो ना, मदद ही तो कर रही है, कहाँ पर हम मुझसे ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं। फिर सूजी वहाँ से चली जाती है। सूजी यहाँ पर कैफेटेरिया में मील ले रही होती है। इतने में ही मिया आकर उसे बोलने लगती है कि सर्वेंट की बेटी तो सर्वेंट का ही काम कर सकती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जी के आसपास रहोगी तो जी का तुमसे शादी कर लेगा? जी के स्टैंडर्ड्स देखिए कितने बड़े हैं और तुम तुम्हारे स्टैंडर्ड्स देखो, जी तो तुम्हारे मुंह भी नहीं लगेगा, वो तो बस तुम्हें एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करता है। सूजी उससे बोलती है कि तुम कहना क्या चाहती हो? तो बाद में मियाँ बोलने लगती कि यही कि जी से तो रहा करो, वो तुमसे शादी वादी नहीं करने वाला क्योंकि तुम एक नौकर की बेटी हो। फिर सूजी यहाँ पर समझ जाती है जहाँ पर जी ने सभी को ये बताया होता है कि सूजी उसके घर में रहती है और सर्वेंट की बेटी है। यहाँ पर वो मियाँ से कहती कि मैं सर्वेंट की बेटी नहीं बल्कि वो सर्वेंट का बेटा है, लेकिन मियाँ उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। सूजी मन में बोलने लगती है कि लगता है मेरे ड्राइवर का बेटा कुछ ज़्यादा ही मुँह चला रहा है, मुझे उसे जल्द से जल्द सबक सिखाना ही होगा। दूसरा यहाँ पर सूजी उस मील को ख़त्म कर देती है। जी आकर उस पर गुस्सा करने लगता है कि मैंने ये मील तुम्हें शीन के लिए आने के लिए बोला था, तुम क्या यहाँ पे पिक हो जो सारे का सारा मील खुद ही खा गई। फिर सूजी बोलने लगती कि क्यों, मेरे पैसों का लाया हुआ खाना मैं खुद नहीं खा सकती। मियाँ बोलने लगती है कि तुम्हारे पैसे नहीं है, ये जी के पैसे है। तो फिर सूजी से कहती है कि क्यों जी, ये तुम्हारे पैसे हैं या हमारे पैसे हैं? जी यहाँ पर सोच पड़ जाता है और वो बातों को पलट कर बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें शीन के लिए मेडिसिन लाने के लिए भेजा था, लेकिन यहाँ पर तुम खाना खा रही हो। सूजी बोलती कि मैं उसकी फैमिली मेम्बर या उसकी पर्सनल डॉक्टर थोड़ी ना हूँ जो जाकर उसके पेट दर्द के लिए मैं दवा लेकर आऊँगी। अगर उसका इतना ही स्टमक एट हो रहा है तो फिर एक काम करो, उसे कहो कि सहन कर ले, लेकिन मैं उसका काम नहीं करने वाली। मियाँ कहने लगते कि तुम उसके सर्वेंट की बेटी हो तो ज्यादा मुंह मत चिल्लाओ। सूजी की बात में जी को बोलने लगती क्यों जी, मैं तुम्हारे घर की सर्वेंट की बेटी हूँ, मैंने सुना है तुमने सबको यही अफवाह फैलाई है। जी यहाँ पर बाद में बोलने लगता है कि तुम ज्यादा मुंह चलाना बंद कर दो, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, फिर तुम खुद ही यहाँ पर रिग्रेट करती हुई आओगी और मुझसे माफी मांगने लगोगी। जहाँ पर सूजी बोलने लगती कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर रिग्रेट कौन करता है और माफी कौन मांगता है। यहाँ पर बाद में कॉलेज छूट जाता है जहाँ पर सूजी जाकर उस लग्जरियस कार में बैठने लगती है तो सभी लोग सूजी के बारे में बोलने लगती है कि देखो देखो जाकर जी के कार में ही बैठ रही है, जी कितना अच्छे दिल वाला है जो उसे अभी भी कार से राइड देता है। अगर ये मेरे घर की सर्वेंट होती और मेरे साथ ऐसा बिहेव करती तो मैं कब का इसे फायर कर डालती और इसे अपनी कार को छूने भी नहीं देती। फिर यहाँ पर सूजी उस कार की विंडो को ऊपर कर देती है और ड्राइवर से कार चलाने के लिए बोलती है, जहाँ पर ड्राइवर बोलने लगता है कि अभी तक जी आया नहीं है, हमें उसके लिए रुकना चाहिए। सूजी उसे कहने लगती कि तुम ड्राइवर हो और मेरे डैड की सिर्फ एक क्लॉथ ही बेटी है जो मैं हूँ, तो हमें जी को लेकर जाने की क्या जरूरत है।
ड्राइवर अपने मन में बोलने लगता है कि ये तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड हुआ करती थी, अचानक से इतनी टफ कैसे बन गई। लगता है इन दोनों का झगड़ा हुआ है। आखिर में ये मेरी होने वाली डॉटर इन लॉ तो है, मेरी ये बात मानेगी। तो वो उसे कहने लगता है कि देखो तुम लोग बच्चे हो, तुम्हारे बीच कुछ झगड़ा हुआ होगा तो वो सॉल्व हो सकता है, इस तरह से जिद मत किया करो। फिर यहाँ पर सूजी उसे चलने के लिए बोलती है। इतने में ड्राइवर जी को और शीन को साथ में देख लेता है, जहाँ पे वो बाहर निकल जाता है और अपने बेटे को बुलाने लगता है। यहाँ पर वो उसके लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन सूजी जी को अंदर बैठने के लिए नहीं देती। फिर बाद में सभी लोग सूजी के बारे में बुराई करने लगते हैं। जी सूजी से कहता है कि मुझे अंदर बैठने दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन सूजी उसे बोलने लगती है कि मुझे तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मैं तुमसे यहाँ पर माफी मांगने के लिए आई हूँ। ये मेरी कार है और मैं अकेले यहाँ से जाऊंगी। जी मन में बोलने लगता है कि मैं किसी को अपने बारे में सच्चाई एक्सपोज करने नहीं दे सकता, मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। और यहाँ पर वो सूजी का हाथ पकड़कर कार से निकाल कर जमीन पर फेंक देता है, जहाँ पर वो ड्राइवर को फिर ड्राइव करने के लिए बोलता है। सूजी यहाँ पर हंसते हुए कहती कि लगता है तुम्हारे बहुत ज्यादा ही पंख निकल कर आ गए हैं। फिर यहाँ पर मियाँ और सभी के क्लासमेट्स उससे ही बुरा भला बोलने लगते हैं, लेकिन सूजी उनकी बातों को नहीं सुनती और अपने डैड को कॉल लगाकर बताने लगती है। मियाँ बोलती है कि नाटक करना बंद करो, हमें अच्छे से पता है तुम सर्वेंट की बेटी हो, दिखावा क्या कर रही हो। सूजी उन्हें कहने लगती कि ठीक है बस 30 सेकंड रुक जाओ, ये गाड़ी रिवर्स में आने वाली है। और यहाँ पर वो कार वापस आ जाती है, जहाँ पर वो ड्राइवर उसे माफी मांगने लगता है, यानी कि जी का डैड। तो फिर सूजी उसे कहने लगती है कि लगता है तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर सूजी कार में बैठ जाती है, जहाँ पर जी का डैड यानी कि वो ड्राइवर उसे बोलने लगता है कि प्लीज तुम एक बार जी से बात करके देखो, तुम्हारा झगड़ा सॉल्व भी हो सकता है। सूजी उसे कहने लगती है कि ये मेरी कार है और मेरे डैड की, तो मैं इसमें अकेले जाना चाहूंगी, मैं किसी और को इस कार में नहीं बैठाना चाहती। फिर उसका डैड बोलने लगता है कि प्लीज सिचुएशन को समझो, तुम लोग अभी बच्चे हो। तो बाद में उसके डैड को बोलने लगते कि पहली बात तुम्हारा और मेरा रिलेशन एक ड्राइवर और टॉयलेट बॉस का है, तो तुम मुझे मेरे निकनेम से बुलाना बंद कर दो। और साथ साथ में मेरे डैड तुम्हें पे करते हैं मुझे यहाँ से लेकर जाने के लिए, ना कि इस जी को और उसकी माशूका को लेकर जाने के लिए। ये सारी बातें सुनकर जी को गुस्सा आने लगता है, जहाँ पर वो सूजी को बोलता है कि अब बस तुम्हारा बहुत नाटक हो गया। वामर शीनू से बोलने लगती है कि सूजी तुम्हें पता नहीं है जी ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, ऊपर से ये कार भी तुम्हें वापस पिक करने के लिए आई है, तो तुम इतनी नखरे क्यों कर रही हो। जी यहाँ पर गुस्से में उसे बोलने लगता है कि लगता है तुम ज्यादा ही करने लगी हो और दिन ब दिन तुम मुझे इरिटेट किए जा रही हो। सूजी मन में बोलती कि अभी से तुम इरिटेट होने लगे, ये तो बस शुरुआत है। फिर यहाँ से वो चली जाती है। वो घर पर पहुँचती है तो उसकी सर्वेंट उसे पूछने लगती है कि आखिर यंग मास्टर जी कहाँ पर है। तो सूजी उन्हें साफ साफ बोल देती है कि अब से जी हमारा यंग मास्टर नहीं है। तो उसकी सर्वेंट खुश हो जाती है, जहाँ पर सूजी हमें बताने लगती है कि सारे सर्वेंट में से ये अकेली वो मेड होती है जो सूजी के साथ बहुत अच्छे से रहती है और उसकी बातों को समझ पाती है। और टॉय यही वो है जिन्होंने मुझे पहले से ही जी को लेके वार्न कर दिया था, लेकिन मेरी ही आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। फिर बाद में यहाँ पर वो सर्वेंट उसे कहने लगती है कि तुम जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, क्योंकि लीशन तुमसे मिलने के लिए आया है। यहाँ पर सूजी लीशन के बारे में सुनकर ही खुश हो जाती है। अब वो तुरंत उससे मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो 21 ईयर ओल्ड लीचन को देखती है और उसे देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बताने लगते हैं कि उसके डैड ने उसकी शादी लीचन के साथ में फिक्स की थी, लेकिन जी की वजह से उसने अपनी शादी लीचन के साथ में तोड़ दी और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी नजरों से दूर कर दिया। यहाँ पर लीचन उसे कहने लगता है कि मुझे बस तुम्हें देखने का मन किया तो मैं यहाँ पर आ गया, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर सूजी उसे रोकती है और उसे कहती है कि क्या तुम साथ में डिनर करना चाहोगे। ये बात सुनकर तो लीचन भी शॉक हो जाता है। जी और लीचन डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर वो सर्वेंट उसे कहने लगती है कि जी अभी तक नहीं आया। सूजी बोलते कि हम जी का वेट क्यों कर रहे हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना। और यहाँ पर वो सर्वेंट को उसकी बोली हुई इस बोल से बहुत खुशी मिलती है कि फाइनली मेरी बेटी की आंखें खुल गई है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग डिनर करना शुरू करने लगते हैं, जहाँ पर सूजी से बोलने लगती है कि मैंने सुना है कि तुम अपने कॉलेज में टॉप करते हो, तो क्यों ना तुम मुझे ट्यूशन देने लगो। फिर वो उससे पूछता है लेकिन तुम्हें तो ट्यूशन जी दिया करता है, और वह मन में कहने लगता है कि जी को तो ये बहुत पसंद करती है लेकिन मुझे नहीं। यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि जी की फिक्र तुम क्यों करते हो, मैं तुमसे ट्यूशन लेना चाहती हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। ये बात सुनकर लीचन को बहुत अच्छा लगता है। दूसरी ओर हम यहाँ पर जी को देखते हैं जो गुस्से में आ जाता है और पूछने लगता है कि आखिर ये लड़का कौन है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है। सूजी उसे बोलने लगती है कि मेरा गेस्ट है और मैं जो भी करूँ उसे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ये मेरा घर है। जी उस पर गुस्सा होकर कहने लगता है कि एक दिन भी नहीं हुआ है हमारे झगड़े को और तुम ऑलरेडी दूसरे लड़के को घर तक लेकर आ चुकी हो। जी उसे कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि तुम किसी लड़के को घर पर लाओगी और तुम्हें लगता है कि मैं जेलस फील करने लगूंगा।
तो भूल जाओ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सूजी यहाँ पर उसे कहने लगती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मेरी लाइफ में तुम्हारा इंपॉर्टेंस कुछ ज़्यादा ही है? तुम अभी भी वहम में जी रहे हो, तुम मेरी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते। जी को गुस्सा आने लगता है, जहाँ पर वो कहने लगता है मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। दूसरा यहाँ पर लीचन बोलने लगता है, अब देर हो चुकी है तो मुझे घर जाना चाहिए। सूजी चाहती है कि लीचन टाइम तक रुके, लेकिन यहाँ पर सूजी को उससे अलविदा बोलना ही पड़ता है। और लीचन उसे कहता है कि हम कल मिलते हैं, और सूजी ये चीज़ सुनकर खुश हो जाती है। मनी मंजी बोल रहा होता है कि अगर मैंने इस लड़की को सबक नहीं सिखाया तो इसके पर और निकल आएंगे, मुझे इसे पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी। जहाँ पर वो उसे चिल्लाकर कहने लगती कि जाओ और मेरे डैड से माफ़ी मांगो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर सूजी उसे बोलने लगती कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, और मैं उनसे क्यों माफ़ी मांगूं? वो मेरे ड्राइवर है, मेरे डैड उन्हें पे करते हैं मेरे कामों के लिए, और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया गलत जहाँ पे मैं उनसे माफ़ी मांगूं। सूजी उसे कहने लगती कि हाँ, तुम इतने बड़े पैलेस में जो रहते हो, और इतना बड़ा पैलेस तुम्हारा घर जो है, तुम्हें क्या लगता है कि किसी को कोई सच्चाई पता नहीं है? और तो और तुम मेरे पैसों से ऐश करते हो, तो एक काम करो, मुझे मेरे सारे पैसे वापस कर दो और यहाँ से निकल जाओ, तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। जी कहने लगता है कि वो मेरे मेहनत के पैसे हैं, मैंने तुम्हें ट्यूशन देकर सिखाया है। सूजी बोलने लगती है कि जब से तुम मुझे ट्यूशन देने लगे हो तब से मेरे ग्रेड्स और भी ज़्यादा नीचे जाने लगे हैं, बढ़े तो आज तक नहीं है। तो जी कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा धन पढ़ाई पर कभी नहीं होता। तुम ट्यूटर को चेंज भी कर दोगे तो भी तुम्हारे ग्रेड्स अपलिफ्ट नहीं होंगे। सूजी बोलते कि ठीक है, मैं ट्यूटर चेंज करना चाहती हूँ, और देखना मेरे ग्रेड्स कैसे ऊपर जाने लगेंगे। जी यहाँ पर मन में बोलने लगता है कि सूजी मुझे ट्यूशन के पैसे देती है, इस वजह से मैं सभी के सामने खर्चे कर पाता हूँ, वरना मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचेंगे। और सूजी यहाँ पर उसे कहने लगती है कि तुम्हें ये घर को छोड़कर जाना होगा, लेकिन जी उस पर चिल्लाने लगता है और कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम से अगर वो लड़का जो भी नाम हो उसका यहाँ पर आया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें इग्नोर करता रहूँगा। सूजी बोलती कि करो ना, मैं तो यही चाहती हूँ, मुझे कहाँ तुम्हारे मुँह लगना है। फिर वो कहता है कि तुम समझती नहीं हो, तुम बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हो और मेरे भी बहुत बड़े गोल्स है, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ और मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ और अच्छी जॉब करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ लाइफ के गोल्स नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। सूजी उसे कहने लगती कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकते तो कौन सा बड़ा मुझे तुम्हारे साथ रहना है, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। फिजी उसे सुनाकर वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर सूजी अपने माइंड को कंट्रोल में लाती है और ब्रीद इन और ब्रीद आउट करने लगती है ताकि वो जी पर गुस्सा ना हो पाए। नेक्स्ट यहाँ पर सूजी कार में बैठ जाती है, जहाँ पर जी आ जाता है और कहने लगता है कि सबसे पहले हम शिन को पिकअप करेंगे फिर कॉलेज जाएंगे। लेकिन सूजी ड्राइवर को बोलने लगती है कि आपको नहीं लगता कि आप मेरे डैड के अपॉइंट किए हुए ड्राइवर हो, तो आपको मुझसे पूछना चाहिए कि पहले कहाँ जाना चाहिए, और मैं अभी बता देती हूँ कि मेरी कार है और मेरे अलावा इस कार में कोई भी नहीं बैठेगा, ना ही आपका बेटा। और यहाँ पर वो उसे जाने के लिए बोलती है, जहाँ पर ड्राइवर सूजी को समझाने लगता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारे बीच में एक छोटा सा झगड़ा हुआ है, तुम उस झगड़े को सॉल्व भी कर सकते हो। लेकिन सूजी उसे कहने लगती कि आपको ड्राइविंग के पैसे दिए जाते हैं, लेक्चर्स देने के लिए नहीं। यहाँ पर वो उस पर चिल्ला उठता है और कहता है कि तुम मेरे डैड से ऐसे कैसे बात कर सकती हो, तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आती। सूजी उस पर चिल्ला उठता है और उसे धक्के मारकर उस कार से बाहर निकाल देती है, जहाँ पर जी ठान लेता है कि मैं इसे नील डाउन तो करवा कर रहूँगा और माफ़ी भी मंगवा कर जाऊँगा। सूजी जब क्लास में पहुंचती तो वहाँ पर मिया उसके मुंह के सामने आकर खड़ी हो जाती है और बोलने लगती है कि कल तुम जी को और शिन को पीछे छोड़कर चली गई, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई। जी तुम्हारे लिए इतना कुछ करता है, तुम उसके लिए ये सब कर रही हो अपने डैड के साथ मिलकर। सूजी बोलने लगती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, जाने दो, मुझे कुछ बताओ मत और सामने से हटो। लेकिन मियाँ सामने से हटती नहीं और उसे सुनाने लगती है कि तुम्हारी वजह से बेचारा जी पीछे छूट गया और तो उसकी पूरी फैमिली तुम्हें सपोर्ट करती है। मैंने सुना है कि उस कार में तुम्हारे डैड थे जो ड्राइवर का काम करते हैं, वो तुम्हें इतनी अच्छी खासी लाइफ दे रहा है, लेकिन तुम उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती। सूजी बोलती कि अच्छा, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें जी ने बताई है। तुम यह कहती कि हाँ, यंग मास्टर जी ने मुझे बताया, जहाँ पर सूजी उसे सच्चाई बताने ही वाली थी। लेकिन इतने में जी वहाँ पर आ जाता है जो सूजी को क्लासरूम में चुपचाप बैठने के लिए बोलता है। फिर सूजी मन में बोलने लगती है कि ठीक है, अभी मेरे पास बहुत टाइम है, मैं आराम से तुम्हारे साथ खेलूंगी और तुम्हें आराम से तड़पाऊंगी, इतना जल्दी थोड़ी ना मैं मजा किरकिरा होने दूंगी। इन यहाँ पर जी को पूछने लगती है कि तुम आजकल बहुत टेंशन में रहते हो, और तो और सूजी यहाँ पर सभी से कह रही है कि वो यहाँ आपकी यंगेस्ट लेडी है, लेकिन मैं उसकी बातों को नहीं मानती। फिर बाद में जी उसे बोलने लगता है कि तुम उसकी बातों पर फोकस मत करो, तुम सिर्फ हम पर फोकस करो। शीन यहाँ पर मन में बोलने लगती है कि सूजी उस पैलेस की मालकिन तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि सूजी का
फ़ोन देखो और मेरे जी का फ़ोन देखो, मेरे जी का फ़ोन तो लेटेस्ट मॉडल है और जी तो मुझे कितना एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है, तो वो तो ड्राइवर का बेटा हो ही नहीं सकता। दूसरा यहाँ पर सूजी टेक्स्ट में बात कर रही होती है ली चेन के साथ, जहाँ पर जी उसे देख लेता है और मन ही मन जेलस फील करने लगता है। और लेक्चर खत्म होने के बाद वो आ जाता है सूजी के पास में, जो उसे बोलने लगता है कि मैं देख रहा था तुम कितना हंसते हुए ली चेन से बातें कर रही थी चैट्स पर, तो फिर बाद में तुम ध्यान रखना, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगा कभी भी और तुम्हें लाइफ टाइम इग्नोर करूंगा। सूजी यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि मैं किसी से भी बात करूं, इससे तुम्हें क्या तकलीफ होती है। जी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें ट्यूशन देता हूँ, तब जाकर तुम पढ़ पाती हो। सूजी कहती तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं खुद से पढ़ सकती हूँ, क्योंकि जब से तुमने मुझे पढ़ाना शुरू किया तब से मेरे सारे के सारे ग्रेड्स लो होते गए हैं। जी कहता है कि तुम जैसी लो IQ वाली को पढ़ाने के साथ यही हालत होता है, तुम कुछ भी नहीं सीख सकती। और सूजी उसे बोल देती कि मैं तुम्हें अभी ही ट्यूटर की जॉब से फायर कर रही हूँ, मुझे तुमसे और चीज़ें नहीं सीखनी। जी उसे वार्निंग देने लगता है कि सोच लो बाद में तुम भी मेरे पास रिग्रेट करती हुई आओगी और माफ़ी मांगने लगोगी। सूजी कहने लगती मन में ख्याली पुलाव पकाते रहो, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। शीन यहाँ पर लीचन से पूछने लगती है कि आखिर तुम सूजी से क्या बात कर रहे थे, लेकिन लीचन कहता है कि हम दोनों की बातों पर ध्यान मत दिया करो, वो आजकल थोड़ी सी पागल हो गई है। शीन उसे याद दिलाने लगती है कि कल तुम्हारा बर्थडे है, तो क्या तुम वापस से उस लग्जरियस स्काई होटल में हमें पार्टी देने वाले हो, और तो मेरे पास तुम्हारे बर्थडे के लिए पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या तुम मुझे एक अच्छी सी ड्रेस दिलवा सकते हो। जी यहाँ पर बोलने लगता है कि क्यों नहीं, मैं तुम्हें सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस दिलाऊंगा। फिर जी मन में सोचने लगता है कि लास्ट टाइम का मेरा बर्थडे जो ऑर्गेनाइज किया था वो किया था सूजी ने, तो मुझे लगता है कि शायद से वो वापस से बर्थडे ऑर्गेनाइज कर रही है और मुझे सरप्राइज देना चाहती है, इस वजह से वो मेरे साथ ये सब नाटक कर रही है। फिर यहाँ पर वो सभी के सामने अनाउंस कर देता है कि कल सभी लोग ठीक रात 8 बजे स्काई होटल में आ जाना, जहाँ पर मेरी बर्थडे पार्टी होगी और सारा का सारा मील तुम खा सकते हो, वो भी फ्री में। यहाँ पर सभी लोग स्काई होटल का नाम सुनते ही शॉक हो जाते हैं और कुछ होने लगते हैं, तो मियाँ कहने लगते कि ऑफ कोर्स वो हमें स्काई होटल में पार्टी देगा ना, स्काई होटल वन ऑफ द लग्जरियस होटल में आता है और तो और ये यंग मास्टर है और इसकी फैमिली उस स्काई होटल को ओन करती है, तो हमें वहीं पर पार्टी मिलेगी ना। और सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। जीमन ने बोलने लगता है कि कल मेरी पार्टी बस तुम एक बार ऑर्गेनाइज कर दो, फिर देखना सभी के सामने मैं तुम्हें कैसे नीचे दिखाता हूँ, तब तुम्हें तुम्हारी औकात पता चलेगी। फिर यहाँ पर हमारी सूजी प्यारे से लीचन के साथ होती है, जहाँ पर लीचन उसे मैथ सिखा रहा था, लेकिन सूजी का ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ लीचन के चेहरे पर था, जहाँ पर वो मन में सोच रही थी कि इस खूबसूरत से चेहरे को छोड़कर न जाने मैं क्यों जी के पीछे पागल थी, ज़रूर पास्ट लाइफ में मेरा एक स्क्रू ढीला हो गया होगा, इसलिए मैंने जी को चूज़ किया होगा। इतने में जी वहाँ पर गुस्से में आने लगता है, जो उसे बोलता है कि आखिर तुमने किससे पूछकर बेसमेंट में मेरे सारे सामान फेंकवा दिए। सूजी उसे कहती है कि मैं तुम्हें कल से बोल रही हूँ कि मेरे घर से निकल जाओ, अब मुझे ट्यूटोरियल की ज़रूरत नहीं है, मेरा नया टीचर आ गया है, तो तुम्हारा इस घर में रहने का कोई फ़र्क नहीं बनता। तो फिर वो उसे कहने लगता है कि तुम मुझे ऐसे कैसे निकाल सकती हो। सूजी कहती है कि शुक्र मनाओ कि घर के बाहर तुम्हारे सामान नहीं फेंके, बेसमेंट में ही फेंके हैं। फिर यहाँ पर जी उसे कहने लगता है कि ठीक है, मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारा क्या इरादा है, तुम बहुत रिग्रेट करने वाली हो। अमर ने वो कहने लगता है कि देखना कल बर्थडे पार्टी में जब तुम मुझे सरप्राइज दोगी तो सभी के सामने मैं तुम्हारा पोपट करवा दूंगा और तो तुमसे नील डाउन करवाऊंगा, फिर सबके सामने तुमसे माफ़ी मांगने के लिए बोलूँगा और फिर तुम्हें पता चलेगा। यहाँ पर सूजी को गुस्सा आता है। यहाँ पर वो जी से कहने लगती है कि प्लीज़ यहाँ से जाओ, मेरा लेक्चर चल रहा है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। लीचन यहाँ पर ध्यान देता है कि सूजी उसके लेक्चर्स में ध्यान नहीं दे रही, तो फिर वो माफ़ी मांगने लगती है। लीचन कहता है कि माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, ये सब्जेक्ट इतना डिफ़िकल्ट है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक नया टीचिंग मेथड ढूंढ कर लाऊंगा जहाँ पर तुम्हें चीज़ें अच्छे से समझने लगेंगी। उसे अजीब बाहर निकल कर 5 सेकेंड्स का काउंटडाउन करने लगता है और पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर सूजी आई नहीं होती और वो शॉक हो जाता है कि पहले तो सूजी आया करती थी, लगता है वो कुछ ज़्यादा एक्टिंग कर रही है कल के बर्थडे के लिए, तो मैं भी यहाँ पर ठान लेता हूँ कि मैं उसे नील रन करवा कर ही रहूँगा। दूसरी ओर लीचन कहने लगता है कि अब टाइम हो गया है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। सूजी उसे रोककर बोलने लगती है कि क्या हुआ, तुम आज रात को फ्री नहीं हो क्या? लेकिन लीचन कहता है कि हाँ, मैं आज रात को थोड़ा सा बिजी हूँ। सूजी बोलती कि लगता है तुम्हें जी की बातों का बुरा लगा हो, तो मुझे माफ़ कर देना। लीचन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं कल रात को फ्री हूँ। तो सूजी उसे कहती है कि क्यों ना कल रात को हम स्काई पैलेस में चले डिनर करने के लिए। लीचन उसे बोलने लगता है मैंने तो सुना था कि तुम हमेशा जी को डिनर पर लेकर जाती थी वहाँ पर और मुझे इग्नोर क्या करती थी। तो सूजी बोलने लगती है कि तो तुम्हें वापस से इग्नोर होना है या फिर डिनर के लिए चलना है। और लीचन कहता है कि ऑब्वियसली डिनर के लिए चलना है। एंड यहाँ पर सूजी पहुँच जाती है स्काई होटल में, जहाँ पर सभी लोग एक बहुत
बहुत ही अच्छे अच्छे गाउन में आए होते हैं। और यहाँ पर सूजी आ जाती है, जहाँ मिया उसको देखकर बोलने लगती है कि लगता है तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं बची है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सूजी उससे पूछते कि क्यों, यहाँ पर आने के लिए क्या मुझे तुम्हारी परमिशन लेने लगेगी। मिया बोलने लगते कि तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है, एक तो जी तुम्हें इग्नोर कर रहा है और तुम उसकी बर्थडे पार्टी में आ गई। फिर सूजी को याद आने लगता है कि हाँ, आज तो उसका बर्थडे है, मैं एक दिन कैसे भूल सकती हूँ जहाँ पर पास्ट लाइफ में उसने इस बर्थडे पार्टी में सभी के सामने शीन को किस किया था और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी। और तो मैंने उसके ऊपर इतने मिलियंस ऑफ पैसे खर्च किए थे, लेकिन उससे उसकी परवाह नहीं थी, वो तो सिर्फ शीन की परवाह कर रहा था। मैं इस बार भी उसका बर्थडे एकदम ग्रैंड सेलिब्रेशन करके रहूंगी और उसे बहुत अच्छा सा सरप्राइज दूंगी। मिया उसे बोलने लगती है कि तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है तो यहाँ से चुपचाप चली जाओ। सूजी बोलती कि तुम्हें पता भी है कि मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता, जब देखो तब तो आते जाते मेरे आगे पीछे घूमती रहती हो और मेरी बुराई करती रहती हो, समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें इग्नोर करती हूँ। इतने में ही जी वहाँ पर आ जाता है, जो लीजा को बोलने लगता है कि मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आई हो, तो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ कि मैं तुम्हें माफ़ बिल्कुल भी नहीं करूँगा। सूजी बोलने लगती कि माफ़ी, अरे तुम कब अपने डिल्यूजन वर्ल्ड से बाहर निकलोगे, मैं तुमसे क्यों माफ़ी मांगूंगी। जी यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि आज मेरा बर्थडे है तो तुमने सरप्राइज पार्टी तो ऑर्गेनाइज की है। सूजी बोलने लगती कि नहीं तो मैंने तुम्हारे लिए कौन सी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, मुझे तो याद भी नहीं था कि तुम्हारा बर्थडे है। यहाँ पर मशीन बोलने लगती है कि जाने दो, तुम दोनों आपस में झगड़ो मत, आज जी का बर्थडे है तो मैं नहीं चाहती कि तुम इसे चिल्लाओ। सूजी यहाँ पर उसे पीछे हटने के लिए बोलती है, जहाँ मशीन जानबूझकर पीछे हटती है और ऐसा लगता है कि जैसे उसने उसे धक्का मारा हो। तो जी को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर जी कहता है कि अभी कैबिन इंस्टॉल करो और शीन से माफ़ी मांगो, लेकिन सूजी ऐसा करने से मना कर देती है और सभी लोग सूजी को कह रहे होते हैं कि माफ़ी मांगो, लेकिन सूजी जी से कहती है कि लगता है तुम्हें चश्मा देना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें कोई चीज़ सही से नजर नहीं आती, मैंने तो उसे धक्का भी नहीं मारा तो मैं क्यों नी डाउन करके माफ़ी मांगू। मिया भी यहाँ पर उसे सुनाने लगती है, साथ ही साथ वो उसे धक्का मार देती है, जहाँ पर सूजी गिर जाती है। तो मिया उसे पैरों से मारने वाली थी, लेकिन सूजी अपने आप को बचा लेती है और मिया बाबर उसे कहकर यही मानने लगती है कि जी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, वो तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट करता है, लेकिन फिर भी तुम उसे नौकरों की तरह मानती हो, असल में तुम उसके सर्वेंट हो ना कि वो तुम्हारा सर्वेंट है, अभी के अभी उठकर उससे माफ़ी मांग लो। इतने में यहाँ पर बेचारी सूजी की कमर करने लगती है और वहाँ पर आ जाता है लीचन, जो आते ही सूजी को उठाता है। तो सूजी उसे कहने लगती है कि एक बार फिर से मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। लीचन को कुछ समझ नहीं आता, मिया उसे सब कुछ बताने लगती है, जहाँ पर जी उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है, लेकिन लीचन जी को ही धक्का मार देता है और कहता है कि खबरदार अगर तुमने इसे छुआ तो। जी कहता है कि तुम्हें पता है ना मुझे लीचन पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उसे मेरी बर्थडे पार्टी में लेकर आ गई। सूजी कहने लगती है कि अब तो तुम अपनी नींद से जाग जाओ, कब तक तुम सपने देखते रहोगे। फिर बाद में जी कहता है कि जाने दो, मैं तुम्हें आज के दिन कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि लास्ट टाइम तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करोगी, तो सब चीज़ रेडी तो है ना। सूजी उसे बोलने लगती है कि मैंने तो ये सब नहीं किया। तो जी बोलता है कि मजाक करना बंद करो, अगर तुम चाहती हो तो मैं शीन से दूर जाऊंगा, लेकिन मेरी बर्थडे पार्टी को स्पॉइल मत करो। सूजी मन में बोलने लगती है कि ये अपने रेपुटेशन बचाने के लिए तो शीन को भी छोड़ सकता है, तो एक काम करती हूँ, मैं इसके खेल में ही इसी का साथ देती हूँ। और सूजी उसे बताने लगती है कि पेरीपेर वाला जो ऑडिटोरियम है वो खाली है, तुम वहाँ पर जाकर अपनी पार्टी एंजॉय कर सकते हो। जी मन में बोलने लगता है कि आखिर घूम फिर कर इसे मेरे पास ही आना है, और वो सभी को उस ऑडिटोरियम में लेकर चला जाता है। दूसरी ओर ये बात सुनकर ली चैन को अच्छा नहीं लगता, तो वो उससे पूछने लगता कि क्या ये सब सच है, तुमने उसके लिए वो इवेंट वाला ऑर्गेनाइज किया और बुक किया। सो उसे बोलने लगती कि तुम्हें क्या मैं पागल लगती हूँ, बर्थडे उसका है, खर्चे वो करे, मैं क्यों उसके लिए पे करूँ, मैंने तो बस उसे वहाँ पर जाने के लिए बोला, और तो सारा का सारा बिल उसे ही पे करना पड़ेगा। और तुम्हें पता है स्काई पैलेस का जो ओनर है वो बहुत ज़्यादा अकड़ू है। फिर मामा लीशन उसे कहने लगता है कि नहीं तो स्काई पैलेस का ओनर इतना ज़्यादा भी अकड़ू नहीं है, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। सो उसे बोलते हैं कि ठीक है चलो हम चलते हैं हमारे डिनर डेट पर। और दूर से हम यहाँ पर देखते हैं जी की पार्टी को, जहाँ पर सभी लोग शैम्पेन्स की, वाइन्स की और अल्कोहल की तारीफ कर रहे होते, क्योंकि वो सारे शैम्पेन वाइन्स एक से एक बढ़कर ब्रांड के होते हैं। मिया यहाँ पर जी को बोलने लगती है कि तुम तो सूजी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हो, सूजी तो ऐसा एक्ट करती है कि जैसे तुम सर्वेंट हो और सूजी मालकिन है, तुम्हें बड़ा पेशेंस है, अगर मैं तुम्हारे बदले होती तो मैं उसे कब का फायर कर देती। जी बोलने लगता है कि जाने दो ना, हमें उसकी बातों को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए। साथ साथ यहाँ पर ली चैन और सूजी उसकी बातें सुन रहे होते हैं, जहाँ पर वो टींगे मारकर कह रहा था कि उस होटल का जो मालिक है वो मेरा फ्रेंड ही है, और यहाँ पर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। इतने में सूजी वहाँ पर आकर बोलने लगती है
कि तुम सबको नहीं लगता कि तुम लोग किसी की भी बातों पर आसानी से विश्वास कर लेते हो? क्या पता वो इंसान झूठ बोल रहा हो, तुम यहाँ बोलने लगती है कि हाँ हमें पता है कि वो इंसान कौन है जो झूठ बोल रहा है, जो कि तुम हो। तुम अपने आप को सर्वेंट नहीं समझती, मालकिन समझती हो। जी बड़ा पेशेंस वाला है जो तुम्हें शांति से झेल रहा है। अगर हम होते ना तो हम तुम्हें कब कब फायर कर देते। सूजी बोलने लगती कि अच्छा तुम मुझसे अब ऐसे बात करोगी। जहाँ पर मियाँ से कहने लगती है कि आसपास की चीज़ें तुम देख नहीं रही हो क्या, कितनी एक्सपेंसिव है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कभी इतनी चीज़ों को देख भी पाओगी? सिर्फ और सिर्फ सपनों में। मुझे तो लगता है कि सपनों में भी नहीं देख पाओगी। तो आज मौका है, तुम यहाँ पर जो चाहिए खा सकती हो और जो चाहिए पी सकती हो। जी भी उसे कहता है कि तुम कंफर्टेबली हो जाओ यहाँ पर और जो खाना है खाओ और जो पीना है पियो। यहाँ पर शीन मन में सोच रही होती है कि ये व्हाइट कॉलर वाला लड़का ली चेन तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है और बहुत अमीर लगता है। मुझे तो लगता है इसके और जी के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो ये बंदा ही बहुत अमीर होगा, मुझे उसे सेड्यूस करना ही होगा। दूसरा यहाँ पर जी ली चेन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। सूजी यहाँ पर बात को पलट कर बोलने लगती है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं खाना चाहती, क्योंकि मैं साफ साफ दे सकती हूँ कि जी ने कुछ ज़्यादा ही मंगवा लिया है और क्या पता वो बिल ना पे कर पाए। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उसे बोलने लगती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हें ये सारी चीज़ों के पे करने के लिए नहीं बोलेंगे। और यहाँ पर सूजी बोलने लगती है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे मेरे खानों का पे नहीं करना पड़ेगा, लगता है जी ही सबके लिए पे करेगा। इतने में ही वहाँ का मैनेजर आ जाता है जो उसे बिल दिखाने लगता है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर जी क्यों बिल पे करेगा, क्योंकि जी तो यहाँ के ओनर को जानता है, तो ये पार्टी तो फ्री में होनी चाहिए। लेकिन वो मैनेजर उसे कहने लगता है। यहाँ पर जी उस मैनेजर को लेकर कॉर्नर में जाकर बोलने लगता है कि क्या उस लड़की ने इस होटल को बुक नहीं किया था? तो वो मैनेजर बोलने लगता है कि नहीं, जो यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा उसे पे करना पड़ेगा। मैनेजर सीधा चला जाता है ली चेन के सामने और यहाँ पर वो उसे बात करने लगता है, जहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या ली चेन इस होटल का मालिक है, और आपस में वो लोग बातचीत करने लगते हैं। यहाँ पर जी आकर सूजी से कहता है कि अभी के अभी यहाँ का बिल पे कर दो और ये सारी चीज़ों को भूल जाओ, वरना मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। सूजी बोलने लगती है कि अरे वाह, बर्थडे तुम्हारा है, सेलिब्रेट तुम कर रहे हो, सभी को ड्रिंक्स और खाने तुम ऑफर कर रहे हो और तुम्हारा बिल पे मैं करूँ? मैं क्यों ऐसा करना चाहूँगी? और अभी अभी तुम्हारी प्यारी शीन ने कहा है कि तुझे बिल पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सारे बिल का ध्यान रखोगे। जी उसे कहने लगता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, यहाँ पे मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो सूजी बोलने लगती है होने दो ना, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। जी कहता है कि तुम जो कहोगी वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो सूजी बोलती है कि क्यों ना तुम मुझसे बैक करो और माफ़ी मांगते हो मुझे बिल पे करने के लिए बोलो। तो जी उसे सॉरी बोलने लगता है। सूजी कहती है कि नहीं नहीं, ये अपॉलॉजी मुझे बहुत सिंसियर नहीं लग रही है, एक काम करो नील डाउन करो और माफ़ी मांगो। जहाँ पर जी आसपास के लोगों को देखने लगता है और नील डाउन करता है, लेकिन इसके पहले वो नील डाउन करे सूजी यहाँ पर सभी को बिल बताने लगती है और कहने लगती है कि आज का बिल मैं पे करने वाली हूँ। सभी लोग यहाँ पर शौक हो जाते हैं। फिर सूजी उस बिल को लेकर जी के ब्लेजर के अंदर डाल देती है और कहती है कि देखो आज का बिल तो मैं पे कर दे रही हूँ, लेकिन आगे से मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी, और रही तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बात तो उससे तो मैं ज़िंदगी में कभी सपोर्ट नहीं करूंगी। यहाँ पर मियाँ बोलने लगती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल ही रही हो, ये सारे पैसे जो तुम्हारे पास है वो जी के ही पैसे हैं और तुम उसके पैसे को लेके इतना दिखावा कर रहे हो। फिर सभी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर जी का पेमेंट सूजी क्यों कर रही है। शीन उसे कहने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इतने सालों से बेचारा जी तुम्हारा ध्यान रखते आ रहा है और तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, तुम उसकी सर्वेंट हो फिर भी, लेकिन तुम तो उसे ज़रा सा भी शुक्रिया अदा नहीं करना चाहती। यहाँ पर सूजी बोलने लगती कि सर्वेंट और मैं, लगता है मुझे तुम सबके सामने सच्चाई बतानी ही होगी, तो जी क्यों ना तुम इन लोगों को सच्चाई बताओ। जी यहाँ पे कुछ बोलता नहीं तो सूजी कहने लगती कि ठीक है, मैं ही तुम सबको सच्चाई बताना चाहती हूँ। सूजी जैसे ही कुछ बोलने जाती है जी उस पर चिल्ला उठता है और वहाँ से भाग जाता है और मन में सोच लेता है कि इतनी बेइज्जती आज तक मेरी कभी भी नहीं हुई है जितनी आज तुमने मेरी की है, और देख लेना मैं कैसे तुम्हें तुम्हारी बेइज्जती करवा कर रखूँगा। फिर दूसरा यहाँ पर सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर सूजी ली चेन से माफ़ी मांगती है और कहने लगती है कि हम यहाँ पर डिनर करने के लिए आए थे और यहाँ पर तमाशा हो गया, मुझे माफ़ कर दो। ली चेन बोलता है कि इसमें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और रही बात बिल की तो तुम्हें वो पे करने की ज़रूरत नहीं है।
सूजी उसे बोलने लगती कि नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा बिजनेस लॉस में चला जाए? इतना सारा खर्चा हुआ है तो मैं पे कर जाऊंगी, और मुझे नहीं पता था कि तुम एक बड़े से होटल के मालिक रहोगे। और तो ये खाना क्या तुम्हारी पसंद का है? लीचन बोलने लगता है कि हाँ, अगर तुम्हें ये खाना इतना पसंद है तो रोज़ हम यहाँ पर खा सकते हैं। तो यहाँ पर वो हंसने लगती है और मन में बोलने लगती है कि मैंने पास्ट लाइफ में बेचारे लीचन को वो जगह नहीं दी जो वो डिजर्व करता है, लेकिन इस बार मैं उसे वो सारी खुशियाँ दूंगी। इसके बाद में सूजी अपने घर के बाहर पहुंच जाती है, जहां पर जी का डराकर उससे माफी मांगने लगता है। इसके बाद में वो लोग घर के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और जी तो ऐसे क्वेश्चन पे बैठता है जैसे कि वो पूरा घर उसी का हो। यहाँ पर उसका डैड सूजी से माफी मांगने लगता है, लेकिन सूजी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आपका बेटा मुझसे माफ़ी मांगना चाहता है। और रही बात आपके जॉब की, तो आप क्या चाहते हो कि मैं आपका जॉब भी निकाल दूँ? लेकिन उसका डैड उससे माफ़ी मांगने लगता है। फिर वो जी को सूजी से माफ़ी मांगने के लिए कहता है, लेकिन जी यहाँ पर सूजी से माफ़ी नहीं मांगता। सूजी बोलने लगती है कि मुझे नींद आ रही है, अब आप दोनों यहाँ से जा सकते हो। उसके डैड को गुस्सा आता है, जहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि तुम्हें मेरी परवाह है या नहीं? बाहर मेरे बहुत सारे लोन पड़े हुए हैं, अगर तुमने इसे माफ़ी नहीं मांगी तो मैं यहाँ पर मर जाऊंगा, और तो और तुम्हें उसे सड्यूस करना ही होगा ताकि फ्यूचर में सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर हो जाए। लेकिन जी फिर भी उससे माफ़ी नहीं मांगता, जहाँ पर उसके डैड को गुस्सा आ जाता है और उसका डैड उसे थप्पड़ मार देता है। जी को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो सूजी से कह देता है कि इस बार तो तुमने हद पार ही कर दी है, मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है तो उसके डैड भी उसके पीछे चले जाते हैं। सूजी फिर यहाँ पर हमें बताने लगती है कि पास्ट लाइफ में जी के डैड के बहुत सारे लोन्स और डेब्ट्स थे जिसे मैंने ही पे किया था। मैं इस लाइफ में देखना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली की हेल्प के बिना इसके डैड वो सारे लोन्स को कैसे पे करेंगे। सूजी जब क्लास में आती है तो वहाँ पर उससे क्लास में उससे बातें करने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर तुमने जी का वो बचा हुआ बैलेंस कैसे पे किया और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ पर आ गए। दूसरा लड़का बोलने लगता है कि तुम जी के साथ इतने अच्छे से बिहेव करती हो, लेकिन जी कभी भी तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता, आखिर तुम्हारे बीच में चल क्या रहा है? तुम मुझे देखो, तुम्हें चाहिए तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो, मैं तुम्हें जी से भी ज़्यादा अच्छा ट्रीट करूँगा। इतने में ही जी वहाँ पर आकर बोलने लगता है कि ये और किसी की गर्लफ्रेंड कभी भी नहीं बन सकती। और यहाँ पर सभी क्लासमेट जमा हो जाते हैं, जहाँ पर जी सूजी की ग्रेड्स के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि इसने कल जो बिल पे किया है वो मेरे पैसों से किया है, जो मैंने उसे ट्यूशन में पढ़ाया था। और यहाँ पर ये न जाने अपने आप को क्या समझ रही है। और रही बात इसकी ग्रेड्स की, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो रहे हैं क्योंकि मैं ही इसे ट्यूशन दे पा रहा हूँ, वरना ये तो कब कब फेल हो जाती। फिर सभी लोग यहाँ पर सूजी की बजाय करने लगते हैं और जी की तारीफ कि हाँ, जी तो हमारे क्लास का टॉपर है और वो पढ़ाई में तो कितना अच्छा है, साथ साथ तो वो तुम्हें भी पढ़ाया करता था अपना टाइम निकाल के, तुम्हें तो यहाँ पर उसे थैंक यू बोलना चाहिए और तुम जैसे सर्वेंट उसका मजाक उड़ाती हो। जी यहाँ पर उसे साफ साफ बोल देता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि अब से तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, कुछ भी काम आने दो, मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल नहीं करूँगा। सूजी यहाँ पर हंसकर बोलने लगती है कि तुम और मेरी हेल्प, कौन से सपने में जी रहे हो? और रही बात मेरे ग्रेड्स की, तो वो तुम्हारी वजह से नीचे जा रहे हैं। जब से तुमने मुझे ट्यूशन देना शुरू किया है मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, और ट्यूशन के अलावा तुमने मुझे दिया ही क्या है। जी को यहाँ पर गुस्सा आने लगता है, जहाँ पर वो बोलने लगता है कि लगता है तुम्हारे पास बहुत पैसे, तो क्यों ना तुम उन पैसों से एक दिमाग खरीद लो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये बात सुनकर सभी क्लासमेट बेचारी सूजी के ऊपर हंसने लगते हैं। जी कहने लगता है कि तुम्हें दुनिया का कोई भी प्रोफेसर पढ़ा ले, लेकिन तुम कभी भी अपने ग्रेड्स को अपलिफ्ट नहीं कर पाओगी, ये मैं तुम्हें लिख कर दे सकता। तो सूजी बोलने लगती है कि अच्छा, तुम्हें खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैंने अपना ट्यूटर चेंज कर दिया है, जहाँ पर मैं इम्प्रूव होती जा रही हूँ। तो जी कहता है कि कर लो, जितने ट्यूटर चेंज करने हैं कर लो, लेकिन तुम कभी भी अच्छे ग्रेड नहीं ला सकती, चाहिए तो तुम बेट लगा सकती हो। और सूजी बेट लगाने के लिए रेडी हो जाती है, जहाँ पर जी उसे बोलने लगता है कि ठीक है, अगर तुम हारी तो तुम्हें प्लेग्राउंड का 10 किलोमीटर डेली रन करना होगा। सूजी हंसकर बोलने लगती है कि 10 किलोमीटर ठीक है, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम्हें नील डाउन करके मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। फिर सभी लोग यहाँ पर सूजी पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि ठीक है, देख लेना, तुम हार जाओगी तो तुम्हें नील डाउन करके माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी और 10 किलोमीटर भागना भी होगा। सूजी यहाँ पर उस बेट को हाँ बोल देती है, जहाँ पर जी मन में बोलने लगता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे ग्रेड्स कैसे ऊपर जाते हैं और मैं ही टॉप मारूंगा। जिस वजह से तुम ऑफेंड हो जाओगी और आकर मुझसे खुद माफ़ी मांगने लगूंगी, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस दिन मुझे कितना ह्यूमिलेटिंग फील हुआ है।
उनके लेक्चर्स खत्म होने के बाद सूजी वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर वो अपने डैड को देखती है और जाती उन्हें गले लगाने लगती है। साथ साथ सभी लोग यहाँ पर उसकी फोटोज निकाल लेते हैं। फिर सूजी अपने डैड को देखकर जोड़ने लगती है और उनके साथ में कार में बैठ जाती है और मिया और सभी लोग यहाँ पर बातें करने लगते हैं कि तुम उस ओल्ड मैन को देख रही हो, मुझे तो लगता है वो सूजी का शुगर डैडी है, इसी वजह से वो सारे बिल पे कर पाई है। फिर वो लोग यहाँ पर उसकी बुराई करने लगते हैं, तो शीन भी उनके हाँ में हाँ मिलाने लगती है, जहाँ पर जी को समझ आ जाता है कि किसी को भी उसकी डैड की रियल पर्सनालिटी नहीं पता, तो मैं उन्हें झूठ बोल सकता हूँ। और यहाँ पर भी वो उनके हाँ में हाँ मिला देता है। दूसरों यहाँ पर सूजी अपने डैड के कंधे पर अपना सर रखकर सो रही थी, जहाँ पर उसके डैड को समझ में आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो उससे पूछने लगती कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। सूजी उन्हें बताने लगती है कि आप मुझे इतने टाइम बाद मिले हो, इसके मैं बस थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ। फिर हमें वो यहाँ पर बताने लगती है कि पास्ट लाइफ में उसके डैड का एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से उसके सारी प्रॉपर्टी, कंपनी और शेयर्स, सारी की सारी चीजें जी के नाम पर ट्रांसफर हो गई थी और ये सब उसके डैड और जी की वजह से हुआ था। लेकिन इस लाइफ में ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी, ये मेरी डैड की मेहनत की कमाई है और मैं इसे ऐसे जी के नाम पर होने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। यहाँ पर उसके डैड से बोलने लगते कि क्या तुम्हारे और जी के बीच में झगड़ा हुआ, तो फिर वो कहने लगती कि नहीं, मुझे जी से बात नहीं करनी। उसके डैडो से बोलने लगते कि मैं तुम्हें पहले से कहता आ रहा हूँ कि जी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात कभी सुनती नहीं हो। सूजी यहाँ पर उन्हें कहने लगते कि डैड आप जैसा बोलेंगे मैं ऐसा करूँगी, और जी का और उसके डैड का रियल फेस मेरे सामने आ गया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उसका डैड शॉक हो जाता है कि आखिर इस लड़की की आंखें कब से खुल गई, क्योंकि कभी भी मैं इसे और जी को अपोज करता था ये मुझसे झगड़ने लगती थी, लेकिन आज ही मेरा साथ दे रही है, लगता है मेरी बेटी मैच्योर हो गई है। फिर उसका डैड से पूछता है कि तुम्हें घर जाना है या लंच करने जाना है, तो सूजी बोलते कि कहीं पर भी नहीं, मुझे लीचन पढ़ाने के लिए आ रहा है, तो मुझे उसे ट्यूशन क्लास में जाना है। फिर यहाँ पर लीचन सूजी को पढ़ा रहा होता है। सूजी यहाँ पर लीचन को सारी बातें बताने लगती है कि किस तरह से उन दोनों के बीच में बेट लगी है। तो लीचन कहता है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम ही जीतोगी। सूजी बोलने लगती है कि नहीं, मुझे लगता है कि मैंने जल्दबाजी में आकर उस बेट को हाँ बोल दिया, बट मेरी बहुत सारी टॉपिक्स है जो क्लियर नहीं है। लीचन उसे समझाने लगता है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा, और मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम इतनी डम भी नहीं हो, तुम पढ़ाई में प्रेटी स्मार्ट हो। और रही बात तुम्हारे वोकैबुलरीज की, तो फिर ये तुम्हें अच्छे से पढ़ाई नहीं करता था, तो ऑब्वियसली तुम्हें कैसे समझ में आएगा, लेकिन मैं तुम्हारी यहाँ पर पूरी हेल्प करूँगा। फिर सूजी भी यहाँ पर खुश हो जाती है, और इसके बाद में उनके एग्जाम्स भी हो जाते हैं और उनके रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर आकर रिजल्ट्स को अनाउंस करने लगती है, जहाँ पर टीचर अनाउंस करने लगती है कि एज यूजुअल सी ही फर्स्ट आया है। इसके बाद में यहाँ पर सभी लोग सूजी के बारे में बुराई करने लगते हैं और ऐसा लगता है कि अब तो सूजी को रोज रोज नील रन कर माफ़ी मांगनी पड़ेगी और प्लेग्राउंड में 10 किलोमीटर तक भागना होगा। सूजी यहाँ पर नाराज हो जाती है क्योंकि उसने बहुत मेहनत की होती है, लेकिन प्रोफेसर उन्हें बताने लगती है कि मुझे यहाँ पर एक और स्टूडेंट को मेंशन करना है जो है सूजी। फिर मिया बोलने लगती है कि लगता है सूजी इस बार फेल हो चुकी है, तो क्या आप उसे क्लास से निकाल रहे हो। प्रोफेसर मिया को कुछ भी बात बोलने से मना करती है और उसे चुप रहने के लिए बोलती है। फिर वह बताने लगती है कि सूजी ने इस बार 200 स्कोर किया है, जो कि बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। यहाँ पर ये बात सुनकर जी शॉक हो जाता है क्योंकि जी ने साफ साफ कहा था कि सूजी अगर 100 के ऊपर एक भी स्कोर कर लेगी तो फिर मैं नील रन कर माफ़ी मांगूंगा। और यहाँ पर सभी लोग भी शॉक हो जाते हैं। प्रोफेसर के वहाँ जाने के बाद जी फटाक से भागकर वहाँ से बाहर निकलने वाला था, लेकिन सूजी उसे रोक लेती है और अपनी बेट के बारे में याद दिलाने लगती है। और यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि सबसे पहले तुम 10 किलोमीटर रन करोगे या फिर नील रन कर मुझसे माफ़ी मांगोगे। सभी लोग यहाँ पर बोलने लगते हैं कि वो तो ए ग्रेड में है, तुम तो बस 200 स्कोर की हो, तुम कहाँ पर टॉप की हो, तो वो तुमसे माफ़ी क्यों मांगे। सूजी सभी को याद दिलाने लगती है कि बेट लगी थी अगर मैंने 100 के ऊपर एक से भी ज़्यादा स्कोर कर लिया तो ये माफ़ी मांगेगा, साथ साथ 10 किलोमीटर भी भागेगा। तो तुम लोग मेरी बेट को नज़रअंदाज मत करो और अपनी ही नई नई बेट लगाना शुरू मत कर दो। दूसरे यहाँ पर शिन बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता नील रन कर अपॉलॉजी करना बहुत बुरा हो जाएगा, इसे बस 10 किलोमीटर भागने दो। तो फिर यहाँ पर सूजी शिन को बोलती है कि क्यों, तुम यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड का साथ देने के लिए आ गई, क्या तुम्हें नील रन करके मुझसे माफ़ी मांगनी है उसके बदले में, तो तुम कर सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जी को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो सूजी को अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करने के लिए बोलता है और मिया भी उस पर चिल्लाने लगती है। मिया उसे यहाँ पर बोलने लगती है मिया यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि ज़रूर तुमने अपने क्लास टेस्ट में चीटिंग किया होगा, तब जाकर तुम इतना स्कोर कर पाई हो, वरना तुम तो फेल ही होने पर थी। यहाँ पर सूजी बोलने लगती कि क्या तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है। मिया कहती कि प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुमने चीटिंग की होगी।
यहाँ पर सूजी उसे कहने लगती है कि अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो, यही बेहतर होगा। मियाँ बोलने लगते कि अच्छा, अभी मुझे याद आ रहा है कि तुम तुम्हारे शुगर डैडी के साथ जो रहती हो वही तो तुम्हें सपोर्ट करता है। पूरी रात तुम उसके साथ स्पेंड करती हो और यहाँ पर दिन में आकर चीटिंग कर एग्जाम देती हो। सूजी को गुस्सा आता है और वो मियाँ को थप्पड़ मार देती है। मियाँ गुस्से में आकर बोलने लगते कि रुको, मैं अभी टीचर से कंप्लेन कर आती हूँ। सूजी कहती कि तुम मेरी बात पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए जेल जरूर भेज कर रहूँगी। इतने में यहाँ पर वो लोग पढ़ रहे होते हैं तो फिर मियाँ आ जाती है, साथ साथ में प्रोफेसर, जहाँ पर प्रोफेसर सूजी को बोलने लगती है कि मैंने सुना है कि तुमने एग्जाम में चीटिंग की है। सूजी यहाँ पर टीचर से कहने लगती है कि ठीक है, किसी ने आपको रिपोर्ट कर दिया कि मैंने चीटिंग की है, लेकिन क्या आपके पास प्रूफ है मेरी चीटिंग करने की? फिर यहाँ पर प्रोफेसर से कहने लगती है कि कुछ प्रूफ तो नहीं है, लेकिन साफ साफ समझ आता है कि तुमने चीटिंग की होगी, क्योंकि तुम्हारे लास्ट टाइम के ग्रेड्स बहुत लो थे और अचानक से तुम्हारे ग्रेड इतने अपलिफ्ट हो गए, तो ये तो बहुत सोचने की बात है। और मुझे तो तुम पर डाउट जा रहा है, तुम्हें एक बार फिर से रीटेस्ट देना होगा। सूजी बोलती है कि बिल्कुल नहीं, मैंने चीटिंग नहीं की है। अगर आपके पास कोई चीटिंग का प्रूफ है तो फिर आप मुझे फेल कर सकती हो या फिर मैं वापस एग्जाम दे दूंगी, लेकिन बिना प्रूफ के आप बात नहीं कर सकती हो। मियाँ यहाँ पर उस पर चिल्लाने लगती है, जहाँ पर सूजी सभी से कहती है कि कोई भी मेरे अगेंस्ट चीटिंग का एविडेंस ला देगा तो मैं हर एग्जाम का रीटेक देने लगूंगी। यहाँ पर जी सोचने लगता है कि सूजी तो पहले यहाँ पर ऐसी नहीं थी, वो तो एकदम डम इंसान थी, अचानक से वो इतनी स्मार्ट कैसे हो गई। फिर यहाँ पर सूजी को समझाने लगती है कि अगर तुमने चीटिंग नहीं की है तो इसमें क्या हुआ, एक बार वापस से टेस्ट दे दो ना, तो सबके सामने सबूत आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सूजी कहने लगती कि मैं टेस्ट देने से नाराज नहीं हूँ, लेकिन मुझ पर जो इल्ज़ाम लग रहा है वो बहुत बुरा है, मैं इसके लिए ऑफेंडेड हूँ। तो फिर यहाँ पर सूजी बोलने लगती है कि ठीक है, मैं वापस टेस्ट देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, अगर मैंने वापस से वैसा ही अच्छा स्कोर किया तो फिर आपको मियाँ से स्कूल से निकालना होगा, क्योंकि मियाँ ने ही तो मेरी कंप्लेन की है बिना किसी प्रूफ के। प्रोफेसर बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता ड्रॉप आउट करना बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ हो जाएगा? सूजी यहाँ पर उन्हें कहने लगती है कि आपको नहीं लगता अगर ये न्यूज़ बाहर फैल गई कि मैंने चीटिंग की है तो मेरी लाइफ टाइम में ये दाग लग जाएगा और मुझ पर प्रेशर बनता रहेगा, जिस वजह से क्या पता मैं सुसाइड कर लूँ। सुसाइड वाली बात सुनकर तो उसकी प्रोफेसर डर ही जाती है और उसे कुछ भी कहने से मना करती है और बोलती कि कोई बात नहीं, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, तुम रीटेस्ट ले सकती हो। लेकिन सभी के सामने जी यहाँ पर खड़ा होकर उसे बोलने लगता है कि अभी भी मौका है, तुम एक काम क्यों नहीं करती, नील डाउन कर माफ़ी मांग लो, तो मैं प्रोफेसर से तुम्हारे लिए बात कर दूंगा। और तो अगर तुम यहाँ पर टेस्ट में स्कोर नहीं कर पाई और चीटिंग करती हुई पकड़ी गई तो तुम्हें ही स्कूल से जाना होगा। सूजी यहाँ पर बोलने लगती है कि तुम अपनी चिंता करो ना, मेरी चिंता क्यों करते हो? जी कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी चिंता करनी है, तुम नील डाउन कर माफ़ी मांग लो, मैं टीचर से बात कर लूँगा और मैं तुम्हें 10 किलोमीटर भगवाऊँगा भी नहीं। सूजी यहाँ पर बोलती कि प्लीज़ अपने सपने से बाहर निकलो, मैं कभी तुमसे नील डाउन कर माफ़ी नहीं मांगूंगी। और रही बात मेरी टेस्ट की, तो मैंने चीटिंग नहीं की है, ये मुझे अच्छे से पता है। साथ साथ वो यहाँ पर जी को बोलने लगती है, अगर तुम्हें किसी की चिंता करनी है तो तुम खुद की करो, क्योंकि एक बार अगर मैं इस टेस्ट में वापस अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊँ तो तुम्हें तुम्हारी बेट को कंटिन्यू करना पड़ेगा। सी बोलता है कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ ये सब कैसे होता है। दूसरा यहाँ पर सूजी टेस्ट देना शुरू कर देती है। इसके बाद में प्रोफेसर उसकी चेकिंग करती है। यहाँ पर चेकिंग के पहले ही मियाँ और तोशिन उसकी बुराया कर बोलने लगते हैं कि क्यों आ गया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, हमें पता चल गया कि तुम तो फेल ही होने वाली हो और तुमने लास्ट एग्जाम में चीटिंग की है। और यहाँ पर उसके बारे में वो लोग बुरी बुरी बातें करने लगते हैं, जहाँ सूजी गुस्सा होकर उन्हें चुप रहने के लिए बोलती है और कहती है कि प्रोफेसर तुम नहीं हो, सामने प्रोफेसर मैडम बैठी हुई है, तो वो हमें हमारा रिजल्ट बता देंगे, तुम्हें अपना मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। फिर प्रोफेसर बताने लगती है कि इस बार का जो मैंने टेस्ट इसे दिया था वो बहुत डिफिकल्ट था। मियाँ और शीन प्रोफेसर को बोलने लगती कि मैडम आप अब सूजी का साइड नहीं ले सकती, सूजी ने अगर गंदा स्कोर किया है तो उसे यहाँ से नीला रंग का माफ़ी मांगनी होगी और स्कूल से टॉपर भी लेना होगा, साथ ही साथ में प्लेग्राउंड का 10 किलोमीटर भी भागना होगा। मैडम फिर यहाँ पर बोलने लगती है कि तुम सब अपना मुंह बंद रखोगे तब मैं कुछ कहूँगी ना। सूजी ने इस टाइम लास्ट टाइम से भी ज़्यादा स्कोर किया है। सभी लोग ये बात सुनकर शॉक हो जाते हैं, तो मैम पूछने लगती है कि आखिर तुम इतनी इम्प्रूव कैसे हो गई। सूजी यहाँ पर बताने लगती है कि लास्ट टाइम मेरा जो ट्यूटर था वो सिर्फ मेरे पैसों के लिए मेरे साथ था, वो मुझे कुछ सिखाता भी नहीं था। और यहाँ पर वो जी की तरफ इशारा करने लगती है। फिर मन ही मन वो बोलने लगती है कि मुझे तो लीचन को पार्टी देनी ही होगी, क्योंकि उसकी वजह से मैं इतना इम्प्रूवमेंट कर पाई हूँ। फिर सूजी यहाँ पर मियाँ से कहने लगती है कि क्या तुम ड्रॉप आउट कब लोगी, आज जाना चाहोगी या फिर कल।
फिर बाद में सभी लोग कहने लगते हैं कि तुम आखिर उसके साथ इतना रूड बिहेव कैसे कर सकती हो। मियाँ बोलने लगते हैं कि मैं नहीं चाहूँगी। तो सूजी उसे कह रही थी कि ठीक है मत जाओ, मैं तुम पर केस कर दूंगी। और तो और क्लासरूम के सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है और अब तो हम बड़े भी हो गए, तो केस करना जायज़ सी बात है। शीन तो उस पर चिल्ला ही उठती है। शीन यहाँ पर जी से कहने लगती है कि सूजी को समझाओ ना, इतनी बुरी इंसान वो ना बने। तो फिर सभी लोग बोलने लगते कि हाँ तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो सूजी बोलती कि लगता है तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, तो क्यों ना तुम मियाँ के बदले स्कूल छोड़कर चली जाओ। मियाँ यहाँ पर उस पर गुस्सा करने लगती है, जहाँ सूजी बोलती कि ठीक है तुम्हें जापॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बदले तुम्हें प्लेग्राउंड का 20 किलोमीटर भागना होगा और भागते भागते तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, वो भी चिल्ला चिल्ला कर। यहाँ पर जी को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो खड़े होकर सूजी पर चिल्लाने लगता है और बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। सूजी यहाँ पर बोलती कि सबसे पहले तो तुम नील डाउन कर मुझसे माफ़ी मांगो, और यहाँ पर वो उसकी नीज पर किक कर देती है, जहाँ पर जी खुद ब खुद नील डाउन करने लगता है। यहाँ पर मैम आकर उन्हें लड़ने के लिए मना करती है, तो सूजी बोलने लगती है कि जी को 10 किलोमीटर भागना पड़ेगा और मियाँ को 20 किलोमीटर, और मैं अपने डिसीजन से नहीं हटने वाली। जहाँ पर शीन बोलने लगती है कि 10 किलोमीटर ही भागने दो ना। तो सूजी बोलती है कि एक काम करो, बाकी का बचा हुआ 10 किलोमीटर तुम भाग लो मियाँ के लिए। लेकिन यहाँ पर शीन नाटक करने लगती है कि नहीं नहीं मैं नहीं भाग सकती, मेरी तबीयत खराब है। और जी यहाँ चले जाते हैं भागने के लिए, जहाँ पर मियाँ भागते भागते बेहोश हो जाती है। फिर वो हॉस्पिटल में उठती है, यानी कि वो स्कूल का ही हॉस्पिटल होता है। तो फिर उससे शीन इशारा करती है नाटक करने के लिए, जहाँ पर मियाँ बोलने लगती कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ, मुझसे भागा नहीं जाएगा। तो सूजी बोलती काम करो ड्रॉप आउट ले लो। तो मियाँ बोलती कि प्लीज़ मैं 10 किलोमीटर ऑलरेडी भाग चुकी हूँ। सूजी बोलती बस 10, तुम्हें और 10 किलोमीटर भागने की ज़रूरत है। मियाँ कहती कि मैं मर जाऊँगी। सूजी बोलती कि नहीं नहीं, डॉक्टर तो तुम्हें अभी ही कह कर गए कि तुम्हें एक्सरसाइज करने की और ज़रूरत है, तो यही अच्छा मौका है और 10 किलोमीटर भाग लो, वरना स्कूल से ड्रॉप आउट ले लो। और मियाँ को यहाँ पर राज़ी होना ही पड़ता है और 10 किलोमीटर भागने के लिए। सूजी के वहाँ से जाने के बाद मियाँ और शीन आपस से बात करने लगते हैं, जहाँ पर शीन मियाँ से कहती कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा बदला ज़रूर लेकर रहूँगी। तुम्हें याद है जिस दिन वो ओल्ड मैन के साथ हक कर रही थी, क्या तुम्हारे पास वो फ़ोटो अभी भी है? फिर बाद में मियाँ से वो फ़ोटो को दिखाने लगती है, जहाँ पर सूजी और मियाँ अच्छा खासा प्लानिंग करने लगते हैं कि जिस दिन उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होगी, सभी स्कूल वालों के सामने उस बड़े सी स्क्रीन पर उस बुड्ढे का और तो और सूजी का फोटो हम सामने ला देंगे, जहाँ पर उसकी इंसल्ट बहुत अच्छे से होकर रहेगी। दूसर हम सूजी को देखते हैं जो अपने क्यूट से लीचन के साथ में बैठकर बात कर रही होती है और उसे अपने कॉलेज के सारी चीज़ों के बारे में बताने लगती है कि उसके साथ आज पूरे दिन में क्या हुआ। लीचन तो यहाँ पर उसकी बातें सुन नहीं जा रहा था। सूजी को लग रहा था कि शायद से सूजी ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, लेकिन लीचन बोलता है कि नहीं, तुमने एकदम ठीक किया है, तुम एकदम राइट डिसीजन लेती हो। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे बताने लगती है कि कल मेरा टेनिस का मैच है, तो क्या तुम उस टेनिस के मैच में आना चाहोगे? लीचन से बोलता है ये क्यों नहीं, और यहाँ पर उन दोनों के बीच में क्लोजनेस बढ़ जाती है, लेकिन वो लोग किस नहीं करते, अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ पर बाद में वो टेनिस वाला मैच शुरू हो जाता है, जहाँ पर सभी लोग मौजूद होते हैं। साथ साथ सूजी भी वहाँ पर वेट कर रही होती है लीचन का। इतने में वहाँ पर जी और उसकी गर्लफ्रेंड शीन आ जाती है, जहाँ पर जी बोलने लगता है तो हर बार की तरह तुम इस बार भी आ गई मुझे चीयर अप करने के लिए। लेकिन सूजी उसे कहती कि नहीं, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। जी बोलने लगता है कि पहले तो तुम्हें स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, वो तो मेरे टेनिस की वजह से तुम टेनिस में इंटरेस्ट लेने लगी, तो तुम झूठ क्यों बोल रही हो कि तुम मेरे लिए यहाँ पर नहीं आई हो। यहाँ पर बामे शीनू से बोलने लगती है कि जाने दो, तुम इसके मुँह क्यों लग रहे हो, पहले ये हमारी फ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन अब तो ये हमारी फ्रेंड ही नहीं है। फिर बाद में वो बताने लगती है कि मैंने सुना है आज का मैच तुम्हारा थेसंग स्कूल से ट्रांसफ़र हुए न्यू लड़के के साथ में होने वाला है, तो क्या तुम एक्साइटेड हो? जी बोलता है इसमें एक्साइटमेंट क्या, कोई भी मेरे लेवल वाला प्लेयर आज तक नहीं आया है, मैं तो सबको चुटकियों में हरा देता हूँ। मन ही मन यहाँ पर सूजी हंस रही होती है। शीन पूछने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है आज कौन जीतेगा? जी बोलता है ऑब्वियसली मैं जीतूंगा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। इतने में ही यहाँ पर लीचन की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर सभी लड़कियाँ उसके हैंडसमनेस को देखकर फिदा हो जाती है और तो सिर्फ उसे ही चीयर अप करने लगती है। और तो यहाँ पर सूजी उसे हार्ट बनाकर भेजने लगती है, साथ ही साथ उसे फ्लाइंग किस भी देती है। ये सारी चीज़ें देखकर जी को बहुत ज़्यादा जेलस फील होने लगता है। दूसरा यहाँ पर मियाँ शीन को बताने लगती है कि ये तो वही फेमस लड़का है,
तुम्हें क्या लगता है कि सूजी का और इसके बीच में कुछ चल रहा है? यहाँ पर शीन मन में बोलने लगती है कि अगर मैं जी को सूजी से छीन सकती हूँ तो ये कौन से खेत की मूली है, मैं भी इसे अपने जाल में फंसा सकती हूँ। इसके बाद में वो यहाँ पर उसे प्रिपरेशन करने के लिए भेज देती है, जहाँ पर जी का और ली चन का मैच शुरू हो जाता है। यहाँ पर सभी लोग मैच में सिर्फ और सिर्फ सी को चीयर अप कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी बेचारी सूजी अकेली होती है जो अपने ली चन को सपोर्ट करती है। और यहाँ पर मैच खत्म हो जाता है, जहाँ पर फाइनली ली चन उस मैच को जीत जाता है। इसके बाद में मिया और शीन आपस में प्लानिंग करने लगता है उस ग्रेजुएशन सेरेमनी वाले दिन की। फिर इतने में ही वहाँ पर ली चन आता है, जो कि मिया से पानी मांगने लगता है, जो कि सूजी से पानी मांगने लगता है। फिर सूजी उसे पानी की बोतल देती है। यहाँ पर सभी लोग उन दोनों के बीच की क्लोजनेस देखकर शॉक हो जाते हैं। ली चन कहने लगता है कि मेरे व्रिस्ट में पेन हो रहा है, लगता है मेरा व्रिस्ट ट्विस्ट हो गया, तो अब से तुम्हें मुझे ही खाना खिलाना होगा। और ये चीज़ सुनकर सूजी ब्लश करने लगती है। इतने में वहाँ पर मिया और शीन आकर ली चन से बोलने लगती है कि तुम इसकी जाल में मत फंसना, ये बड़ी ही चालाक लड़की है। ली चन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो फिर वो मिया को चुप रहने के लिए बोलता है। शीन कहने लगता है कि हम तो ये सब आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है सूजी आपको चेस कर रही है और वो आपके पीछे पड़ी हुई है और वो आपकी जाल में आपको फंसाना चाहती है। ली चन बोलने लगता है कि क्या बोला तुमने, सूजी मेरे पीछे पड़ी है। यहाँ पर फिर ब्लश होकर ली चन सूजी को देखने लगता है और यहाँ पर वो शीन को करेक्ट करता है कि सूजी मुझे नहीं बल्कि मैं उसे चेस कर रहा हूँ। मिया यहाँ पर बोलने लगती है कि तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे सामने अच्छी बन रही है, असल में इसका एक शुगर डैडी भी है। ये बात सुनते ही सूजी को गुस्सा आता है, लेकिन इसके पहले ली चन मिया को थप्पड़ मार देता है और कहते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम तुमने वापस से इसी कुछ बुराई करने की कोशिश की तो मेरा हाथ नहीं, मेरे बॉडीगार्ड्स होंगे जो तुम्हें इस दुनिया से ही उठा देंगे। फिर यहाँ पर जी उठ जाता है, जो बोलने लगता है कि ये दोनों सही बोल रहे हैं, भले तुम्हारा पीछा कर रही हो लेकिन इसके दिल में अभी भी मैं ही बसा हूँ। तो फिर वो कहने लगता है कि प्लीज़ अब ना दिल्ली उल्लू वर्ल्ड से बाहर आओ। फिर जी बोलने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने आप को परस्यू करने का एक और मौका देता हूँ, जहाँ पर मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँगा अगर तुम मुझे इम्प्रेस करोगी तो। ली चन को ये बात सुनकर गुस्सा आने लगता है और वो इनसिक्योर हो जाता है, लेकिन सूजी यहाँ पर हंसकर बोलने लगती है कि परस्यू और तुम तो एक थ्रैश बिन की तरह हो, जहाँ पर कोई तुम्हें आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहेगा, ना ही कोई तुम्हें छूना चाहेगा। और तुम मुझे जैसी हाई एक्सपेक्टेशन वाली लड़की से ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगी। यहाँ पर सूजी बोलने लगती है और साथ साथ वो ये भी कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी खुद की गर्लफ्रेंड शीन की बुराइयां करने लग रहे हो मुझे एक चांस देते हुए। शीन को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर जी सूजी पर गुस्सा करने लगता है, तो ली चन उसे वार्निंग दे देता है। इसके बाद में सूजी उसे पूछने लगती है कि क्या तुम सच में उस वर्ड को मीन करते हो जो तुमने मुझे अभी कहा। ली चन नाटक करके बोलने लगता है कि तुम किस वर्ड के बारे में बात कर रही हो, मुझे समझ में नहीं आता। और यहाँ पर वो उसके साथ में फ्लर्ट करने लगता है। दूसरा यहाँ पर जी बेचारी शीन को समझाते हुए थक गया था कि मैं उसे सचमुच थोड़ी ना चांस दूंगा, वो बहुत उड़ रही थी तो मैं उसके बस पर काट रहा था। फिर यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, अब तुम थक गई रहोगी तो चलो जाकर कुछ खाते हैं। फिर यहाँ पर वो लोग ऑर्डर करने लगते हैं, जहाँ पर जी बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता ये तो बहुत कम है, एक काम करो मुझे यहाँ पर जितने भी डिशेस है उन सब के सैंपल्स दे दो और साथ साथ में एक एक बाउल भी। फिर यहाँ पर वो पेमेंट करने लगता है तो पेमेंट फेल हो जाता है और वो यहाँ पर शॉक हो जाता है क्योंकि उसके बैंक में से सारे पैसे उड़ गए थे। फिर वो अपने डैड को कॉल लगाकर बताने लगता है, जहाँ उसका डैड कह देता है कि हाँ मैंने गैम्बलिंग की है तो मेरे पैसे उड़ गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पैसे ले लूँ और इसमें गलत क्या बात है, तुम मेरा पैसा यूज़ कर सकते हो तो मैं तुम्हारा पैसा यूज़ कर सकता। फिर यहाँ पर ये सारी बातें शीन सुन लेती है और तो यहाँ पर सोचने लगती है कि इसका डैड तो गैम्बलिंग भी करता है, मुझे नहीं लगता ये लोग इतने अमीर होंगे। फिर बाद में वो उसे बताने लगता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं और मेहनत करूँगा और पैसा कमाऊँगा, जहाँ पर हमें आगे से ऐसी सिचुएशन हैंडल करनी नहीं पड़ेगी। तो फिर शीना से कहने लगती है कि क्यों ना तुम सूजी को वापस से ट्यूशन देना शुरू कर दो, क्योंकि उसकी पर डे की ट्यूशन की फीस कितनी ज़्यादा थी। यहाँ पर वो कहने लगता है कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता। शीन गुस्सा हो जाते हैं और उसे बोलने लगती है कि तुम्हें कुछ तो कर पैसे कमाने ही पड़ेंगे ना, जाओ जाकर कॉफ़ी शॉप में जॉब करो, पैसे नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे। और यहाँ पर वो मन में बोलने लगती है कि अगर ये बिजी रहेगा तो साइड बाय साइड मैं यहाँ पर ली चन को अपने जाल में फंसा लूँगी और इसे छोड़ दूँगी। फिर बाद में वो उसे कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि सूजी कभी भी मेरी बात पर अग्री करेगी। शीन कहते कि तुम रुको मैं उससे बात करती हूँ और शीन यहाँ पर सूजी को बुलाने लगती है।
फिर वो उसे बताने लगती है कि क्यों ना तुम जी को वापस से अपना ट्यूटर बना लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सूजी कहती कि मेरे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है या फिर तुम मुझे कुछ ज्यादा ही पागल और बेवकूफ समझती हो, मैं उसे अपना ट्यूटर क्यों बनाकर रखूंगी। शीन यहाँ पर उसे कहने लगते कि मुझ पर विश्वास करो, अब से तुम बहुत अच्छे से पढ़ोगी और वो तुम पर बहुत अच्छे से फोकस करेगा, जहाँ पर तुम्हारे ग्रेड्स इंप्रूव होते जाएंगे। और तर्ज ये भी बोल देता है कि हाँ, मैं तुम्हें ट्यूटर करने के लिए रेडी हूँ और हमारे बीच एक स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, और मैं तुम्हारी पिछली गलतियों के लिए तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। सूजी हंसकर बोलने लगती कि पिछली गलतियाँ मेरी और तुम मुझे माफ़ी क्यों दे रहे हो, क्या मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। फिर बाद में यहाँ पर शीन उसे कहने लगती कि देखो ये तुम्हारी अच्छाई की बात है, तुम्हारे ग्रेड्स ही अपलिफ्ट होंगे। सूजी कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे ग्रेड्स ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर वो किचन की तरफ देखने लगती है। शीन उसे कॉर्नर में लेकर जाती है और उसे बात करने लगती है और कहती है कि अगर तुम उसकी हेल्प कर दोगी तो इसमें क्या हो जाएगा, एक फ्रेंड तो दूसरे फ्रेंड की मदद करता है। सूजी यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि अच्छा अब मैं समझू कि क्यों तुम चाहती हो कि मैं उससे ट्यूटर बनाकर रखूं, ताकि मैं उसे मंथली सैलरी दूं और उसकी सैलरी पर तुम मैच कर सको। तुम कितना नीचे गिर सकती हो, सबसे पहले तो तुम जी के साथ थी, क्योंकि वो हमारे क्लास में एक क्लास का स्टूडेंट था, साथ ही साथ वो बहुत रिच भी था, लेकिन उसके बर्थडे पार्टी के दिन तुम्हें पता चल गया कि वो कितना रिच है और तब से लेके अब तक तुम उसे पसंद भी नहीं करती हो, सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों के लिए तुम उसके साथ में हो। जेन यहाँ पर भोला बनकर बोलने लगती है कि जैसे तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर उसकी मदद करना चाहती हूँ और एक फ्रेंड ही तो दूसरे फ्रेंड की मदद करता है। मैं तुम्हें हमेशा से अपना फ्रेंड बनाना चाहती थी, लेकिन कभी भी तुम मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। सूजी यहाँ पर हंसते हुए उसकी बातें सुनने लगती है। शीन आगे उसे ली चन की तरफ इशारा करते हुए बोलने लगती है कि अभी भी वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन तुम्हें भी पता है कि आखिर उसे तुम्हें क्यों छोड़ा, तुम्हारी हरकतों की वजह से। और ये सारी चीज़ें वो इसलिए बोलती है ताकि ली चन को इनसिक्योरिटी फील होने लगे। सूजी यहाँ पर उसे कहने लगती कि क्या तुम श्योर हो कि वो अभी भी मुझसे पसंद करता है, तुम अपनी बकवास बातें अपने पास ही रखो और अपने सपनों में मत रहा करो, क्योंकि ये रियल लाइफ है और यहाँ पर जो तुम सोचती हो वो हमेशा नहीं हो सकता। जी तो सूजी पर ही चिल्लाने लगता है और उसे कहने लगता है कि बेचारी कब से हम्बली तुमसे बात कर रही है, लेकिन तुम तो उसे उल्टा जवाब ही दिए जा रही हो। फिर सूजी यहाँ पर जी को वार्न करने लगती है कि मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसों के साथ तुम्हारे लिए है, आगे जाकर ये पक्का तुम पर धोखा देगी। एक बार बस तुम्हारे पैसे खत्म हो जाने दो, फिर तुम इसकी चाल देखना पूरी की पूरी बदल जाएगी। जी बोलने लगता है कि नहीं, मुझे मेरी शीन पर पूरा भरोसा है, और शीन भी कहने लगती है कि प्लीज़ मेरे पर गलत इल्ज़ाम लगाना बंद करो। और फिर सूजी यहाँ पर बोलने लगती है कि हाँ हाँ कर लो जितना नाटक करना है, आगे जाके फ्यूचर में हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं, जहाँ पर ली चन अपनी फीलिंग्स को सूजी के साथ में कन्फेस कर देता है और उससे वो एक चांस मांगने लगता है। सूजी को भी यहाँ पर वो बहुत पसंद होता है, लेकिन सूजी सोचने लगती है कि मैं आखिर इतनी आसानी से कैसे मांग सकती हूँ, तो मुझे नाटक तो ज़रूर करना पड़ेगा। और यहाँ पर वो नाटक करने लगती है, जहाँ पर ली चन उसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें पाकर ही रहूँगा। दूसरा वो लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो वहाँ पर जी का डैड आ जाता है, जो सूजी से हेल्प मांगकर कहने लगता है कि प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो, उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। सूजी यहाँ पर उसके डैड से बोलने लगती है कि आपका बेटा किडनैप हो गया तो पुलिस में जाइए ना, यहाँ पर आके मुझसे क्यों मदद मांग रहे हैं, मैं क्या आपको पुलिस दिखती हूँ। उसका डैड बोलने लगता है कि अगर मैंने पुलिस में कंप्लेंट किया तो फिर वो लोग मेरे बेटे का हाथ पैर काट कर अलग कर देंगे। सूजी बोलने लगती है कि इससे मैं क्या करूँ, आपका बेटा है, आप देखो मेरे पास इतने मुफ्त के पैसे नहीं है जो मैं आप पर खर्च करूँ। फिर बाद में यहाँ पर ली चन उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन सूजी उसे साफ साफ मना कर देती है और कहने लगती है कि एक बार अगर तुमने इन्हें पैसे दे दिए तो लाइफ टाइम में हर बार तुमसे पैसे मांगते रहेंगे। दूसरा यहाँ पर उसका डैड भी आ जाता है, तो फिर वो लोग उसके डैड से भी बात करने लगते हैं। यहाँ पर ली चन और सूजी आपस में प्लान कर लेते हैं कि क्यों ना हम उस लोकेशन पर जाए और ताजी को सबक सिखाए। फिर सभी जो गुंडे होते हैं वो ली चन से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमें नहीं पता था कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा। ली चन बोलते हैं कि क्या वो और मेरा बेस्ट फ्रेंड, तुम नहीं जानते उसे। और यहाँ पर सूजी ली चन मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं, जहाँ पर वो गुंडों को कहते हैं कि काम करो, हमें उसे टॉर्चर करना होगा, लेकिन उसे बताना मत कि अभी हम यहाँ पर आ गए, फिर हम सुपर हीरोज की तरह उसे बचाने के लिए आ जाएंगे। जहाँ पर गुंडा जाता है और उसे डराने धमकाने लगता है और तो वो उसे मारता भी है, जहाँ पर सूजी भी अपना हाथ साफ कर लेती है और उसे एक लाठी से मारने लगती है और ऐसा नाटक करती है कि जैसे वो जी को बचा रही हो। जी बेचारा दर्द के मारे चिल्लाने लगता है।
सूजी को ये सब करते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसे अपने पास्ट लाइफ की बातें याद आने लगती है, जहाँ पर जी ने जानबूझकर उसे वो सारी गोलियां दी थी जिस वजह से सूजी की लाइफ स्पेन कम हो गई थी और वो तो मर भी चुकी थी। सूजी फिर बाद में यहाँ पर उसके मुंह से मांस निकालती है और कहने लगती है कि तुम्हारे डैड मेरे घर पर आए थे जो मुझसे 3 मिलियन मांग रहे थे, लेकिन मेरे डैड ने तुम्हारे डैड की मदद करने से ना कर दिया। बट मैंने सोचा कि तुम मेरे पुराने फ्रेंड हो तो मैं तुम्हें कैसे ठुकरा सकती हूँ, और मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आ गई। जी तो बहुत खुश हो जाता है और तो उसे बिलीव नहीं होता कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसे यहाँ पर बचाने के लिए आई है। फिर बाद में सूजी उसे कहने लगती है कि तुम जाओ, मैंने हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है और अच्छे से ठीक हो जाओ। फिर सूजी वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद में हम कुछ महीनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जी ठीक ठाक होकर आ गया होता है। सूजी अपने क्लास में बैठी होती है तो जी उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। सूजी कहती है कि मैं ब्रेकफास्ट में सिर्फ और सिर्फ चाइनीज फूड खाती हूँ, तो जी चाइनीज फूड रख देता है और उसके सामने कई सारे ऑप्शंस लगता है, लेकिन इतने में ही लीचन आ जाता है, जहाँ पर वो खुद के हाथ से बनाया हुआ खाना लगता है और तो सूजी को वो खाना बहुत पसंद आता है। तो फिर जीशन का खाना वो साइड में हटा देता है। इसके बाद में जीशन और सूजी के बीच में झगड़ा होने लगता है। जीशन कहने लगता है कि कभी तुम्हें मुझे मेरे एफर्ट्स देखे ही नहीं है, और सूजी भी उस पर चिल्लाने लगती है। बाद में यहाँ पर आ जाता है लीचन, तो वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरा यहाँ पर शीन होती है जो जी को उन दोनों का पीछा करते हुए देख लेती है। इसके बाद में शीन बड़ी चालाक होती है। वो सूजी का और उसके डैड का वापस एक फोटो निकाल देती है ताकि उसके पास ज़्यादा प्रूफ हो सके कि सूजी के पास एक शुगर डैडी है। इसके बाद में फाइनली उनके ग्रेजुएशन का दिन आ जाता है। यहाँ पर उस कॉलेज का हेड मिनिस्टर बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड बताने लगता है और वो बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड चला जाता है सूजी को, जहाँ पर सभी लोग सूजी के लिए ताला नहीं बजाते और तो ये चीज़ देखकर लीचन भी शॉक हो जाता है। फिर यहाँ पर स्टेज पर आ जाती है शीन, जो सबको बताने लगती है कि बेस्ट स्टूडेंट, मुझे तो नहीं लगता कि इसे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए, इसे तो वर्स्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए, और अगर हर ईयर में वर्स्ट स्टूडेंट का अवार्ड रहा तो सिर्फ और सिर्फ ये अवार्ड मिले सूजी को। यहाँ पर सूजी बोलने लगती है कि तुम बकवास करना बंद करोगी, ये बड़ा स्पेशल मोमेंट है, अभी के अभी नीचे उतर जाओ। लेकिन शीन बताने लगती है कि रुको रुको, सभी को तुम्हारे बारे में सच्चाई तो पता ही चलनी चाहिए। फिर यहाँ पर वो स्क्रीन पर उसके डैड का और उसका फोटो लगा देती है और सभी को बताने लगती है कि इसे देखो, ये इस ओल्ड मैन के साथ रहती है सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए, और तो इसका शुगर डैडी भी है। और यहाँ पर उसका डैडी नीचे पैनल में बैठा होता है, जहाँ पर उसे गुस्सा आने लगता है। प्रिंसिपल उसे माफ़ी मांगकर कहता है कि मैं अभी जाकर शीन को सबक सिखाता हूँ, उसे शायद आपकी आइडेंटिटी पता नहीं होगी। फिर यहाँ पर सूजी अपने डैड को इशारा करती है और ऊपर आने से मना करती है, तो उसका डैड भी प्रिंसिपल को रोक लेता है और कहता है कि मेरी बेटी इतनी तो काबिल है कि वो खुद को डिफेंड कर सके। फिर यहाँ पर शीन और मिया मिलकर सूजी की बुराई करने लगते हैं, जहाँ पर सूजी बोलने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। शीन बोलते कि नहीं, ये तो प्रिंसिपल डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। फिर यहाँ पर प्रिंसिपल ऊपर आ जाते हैं तो पूछने लगते हैं कि चलो मुझे पता है उसके साथ क्या किया जाता है जो मिसबिहेव करता है, और मिया और शीन मिलकर उस चीज़ के बारे में बताने लगते हैं कि आपको अभी के अभी उसे स्कूल से और कॉलेज से निकाल देना चाहिए, साथ ही साथ आपको उन लोगों को मार्कशीट भी नहीं देनी चाहिए। ये बात प्रिंसिपल सुनकर बोलने लगता है कि बात तो तुम सही बोल रहे हो। इतने में ही जी स्टेज पर आता है, जहाँ पे जी भी कहने लगता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी बुरी इंसान निकलोगी, और तो जी मौके का फायदा उठाने लगता है। यहाँ पर जी हाथ उठाने वाला था सूजी पे, लेकिन इतने में ही लीचन वहाँ पर आ जाता है, जो कि जी को ही थप्पड़ मार देता है। उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है और उसका डैड स्टेज पर आ जाता है, जो कि जी पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि लाइफ टाइम मैंने तुम्हें पाला पोसा है और तुम मेरे साथ ये सारी हरकतें कर रहे हो और मेरी बेटी को ऐसे चीट कर रहे हो। यहाँ पर शीन प्रिंसिपल से बोलती है यही है वो आदमी, इसे अरेस्ट कर लो। यहाँ पर प्रिंसिपल को गुस्सा आता है, जो कि शीन को एक थप्पड़ मार देते हैं और इनकी आइडेंटिटी सबके सामने बताने लगते हैं। जहाँ पर गार्ड जाते तो शीन को, मिया को और जी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और सभी के सामने मैटर सॉल्व होता है। फिर बाद में लीचन बड़ा स्मार्ट होता है, वो इस मौके का फायदा उठाते हुए सभी के सामने सूजी को प्रपोज कर देता है। फिर यहाँ पर सूजी को उसकी पास्ट लाइफ की याद आने लगती है, जहाँ पर वो फाइनली डिसाइड कर लेती है कि लास्ट लाइफ में भले मैंने एक गलत डिसीजन बनाया हो, लेकिन इस बार मैं सच्चे मौके को नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पर वो लीचन को हाँ बोल देती है, जहाँ पर लीचन उसे अपनी गोद में उठा लेता है। फिर वो लोग किस करने लगता है, सभी लोग उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं। एंड इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।